हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो माइनर टेस्ट 4 के बारे में अपन एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला सवाल दे रखा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है। 3:2 दे रखा है। यदि क्षेत्रफल 600 मीटर है तो उसका परिमाप आपसे पूछा गया है। तो साथियों, अपने इसको किस प्रकार से करेंगे। इसको अपने पास में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो मतलब कि 3x गुणा 2x बराबर आपके पास में कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। लाडले कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। तो यहाँ पर से जब ये होगा तो कितना हो जाएगा, ये 6x² बराबर आपके पास में 600 हो जाएगा। x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी साथियों, यहाँ पर से 10 आ जाएगी। ठीक है। बाद में अपने पास में से लंबाई और चौड़ाई बात करें तो कितनी हो गई, 30 हो गई और 20 हो गई। आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 × L प्लस या फिर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर से क्या क्या पुट कर देंगे अपन, 2 आ जाता है साथियों, 30 प्लस का 20 और अपने पास में जो आंसर आएगा वो आ जाता है साथियों 100 मीटर। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक आयताकार बरामदा की लंबाई है वो 7.2 मीटर है, चौड़ाई 5.6 मीटर है। उस बरामदे पर 70 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर माप के पत्थर का टुकड़ा बिछाया जाना है। यदि प्रत्येक टुकड़े की कीमत 250 रुपये हो तो संपूर्ण बरामदे पर पत्थर बिछाने की लागत आपसे पूछी गई है। देखो साथियों, अपने सबसे पहले क्या है, यहाँ पर से लंबाई और चौड़ाई दे रखी है मीटर में है, इसको मीटर को अपने सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो लंबाई कितनी है, 7.2 मीटर है, मतलब कि मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 720 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसी प्रकार से चौड़ाई बात करें तो साथियों चौड़ाई कितनी आ जाती है, 5.6 दे रखी है, तो 5.6 को अपन कितने में कर लेंगे, 560 सेंटीमीटर में कर लेंगे। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर से पूछा गया कि इतने माप का बिछाना है, तो यहाँ पर से क्या करेंगे, 720 गुणा 560 बटा अपन बात करें तो कितना जाता है साथियों, 70 गुणा 40 आ जाता है। 70 गुणा 40 है, ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है, तो आपके पास में यहाँ पर से बचता है कितना, 144 बच जाता है। कीमत कितनी बता रखी है, 250 रुपये बता रखी है, तो 144 गुणा 250 अपने पास में से आंसर आएगा कितना आएगा, 36,000 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 24 मीटर है, इसके कोई दो आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाता है तथा इन बिंदुओं को सामने के शीर्ष कोण से जोड़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। देखो किस प्रकार से है, एक ऐसा सा वर्ग आपके पास में दे रखा है। ठीक है। वर्ग नहीं बनाना, इसको अच्छा सा बनाते हैं साथियों। ये सपोज कर लो आपके पास में वर्ग दिया गया है। यहाँ पर अपने पास में ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया। ठीक है। अब इसमें से दो आसन भुजाएं मान लेते हैं, जहाँ पर से एक ये आ गई, एक ये आ गई। ठीक है। और इसको किस प्रकार से जोड़ दिया जाता है लाडले, यहाँ पर से जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से, ये लो इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। इसके लिए अपन क्या करेंगे साथियों, इनको अपन नंबरिंग दे देते हैं। ये ई दे दिया मैंने और ये एफ दे दिया। ठीक है। ए बराबर आपके पास में कितना दे रखा है साथियों, 24 सेंटीमीटर दे रखा है या फिर 24 मीटर दे रखा है। तो ये कितनी हो गई, ये 12 हो गई, ये 12 हो गई। इसी प्रकार से ये 12 और ये 12 हो जाती है। और बात करें साथियों, ई और एफ के विपरीत जो शीर्ष होगा वो डी आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार आपके पास में त्रिभुज बनता है, कौन सा, DEF बनता है। और बाद में बात करें, देखो साथियों इसके अंदर से किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर से त्रिभुज ले लिया अपने ए डी और ई ले लिया अपने, कौन कौन सा लिया साथियों, ए डी और ई ले लिया। ADE माइनस का अपने किस कौन सा किया साथियों, त्रिभुज CDF कर लिया। और माइनस का किस में से किया साथियों, त्रिभुज EBF ले लिया। ठीक है। और ये किस में से घटाना है, जो कंप्लीट जो वर्ग का क्षेत्रफल है साथियों उसमें से घटा देना है। कौन सा है, ABCD का जो वर्ग है उसमें से घटा दो ये तीनों चीज़ें। ठीक है। इसमें से सारी की सारी भुजाएं आपको पता चले भी हैं साथियों। तो यहाँ पर से अपन क्या क्या निकालेंगे, इसका तो कितना आ जाएगा लाडले, यहाँ पर से A² लगा देंगे अपने 5 में, कितना आएगा, 24 का स्क्वायर बराबर 576 आ जाएगा। माइनस का बात करें तो सबसे पहले जो त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ADE लेते हैं। तो ADE के अंदर से 1/2 24 गुणा 12 बराबर आपके पास में कितना आया साथियों, ये आ जाता है 144 आ जाता है। दूसरा बात करें, दूसरा त्रिभुज कौन सा आता है, CDF आ जाता है। CDF के अंदर से बात करें तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 144 आएगी।
बाद में बचता है साथियों DBF बचता है। तो DBF बोल सकते हो, सॉरी कौन सा है, EBF बचता है। इसमें भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास में से कितना आएगा, 1/2 12 गुणा 12 आ जाता है, तो लगभग आपके पास में 72 आ जाता है साथियों। इन सभी को आप करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 576 माइनस का जाता है 360 बराबर आपके पास में 216 आंसर बचता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक वर्ताकार फुलवारी के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। उस रास्ते को बनाने में 7.50 रुपये प्रति वर्ग की दर से कुल 21,945 रुपये का व्यय आता है। उस फुलवारी का क्षेत्रफल क्या होगा वो पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो कितना जाता है, जो पथ का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे तो कितना आएगा साथियों, 21,945 डिवाइड दे देते हैं साथियों किसका, 7.50 का। तो आपके पास में जो पथ का क्षेत्रफल बचता है वो कितना बचता है, 2926 वर्ग मीटर बचता है। कितना बचा, 2926 वर्ग मीटर बच जाता है। अब बात करें पथ की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। पथ की त्रिज्या बराबर किस प्रकार से निकालेंगे, 2926 बराबर आपके पास में जाता है पाई r प्लस का 7, और साथ में बात करें तो साथियों कितना जाता है, स्क्वायर माइनस का पाई r स्क्वायर आ जाता है। इससे आप क्या निकाल सकते हो साथियों, यहाँ पर से r की जो वैल्यू है वो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो r की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी साथियों, यहाँ पर जाता है या r बराबर आपके पास में आएगी 63। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाई r स्क्वायर आता है 22/7 इंटू 63 गुणा 63 आ जाती है साथियों। ठीक है, तब इसको आपको काटते तो अपने पास में से आंसर आता है 12,474। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 15:11 है। उसके फर्श पर 4 रुपये प्रति वर्ग की दर से दरी बिछाने का खर्च है वो 16,500 रुपये है, तथा उसके चारों दीवारों की पुताई का जो खर्च बता रखा है वो 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर बता रखा है। ठीक है, और उसकी दर से जो टोटल रुपये बता रखा है 32,500 रुपये है। तो उस कमरे की ऊंचाई आपसे पूछी गई है। सबसे पहले बात करें तो जो कुल खर्च आपके पास में कितना है लाडले, यहाँ पर 16,500 रुपये आपके पास में कुल खर्च आ जाता है। दर के बारे में बात करें तो साथियों कितनी है, 4 रुपये बता रखी है। फर्श का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे तो 4 का भाग देंगे, अपने पास में से कितना आएगा, 4,125 वर्ग मीटर आ गया, इतना आ गया। अब बात करें आयत की लंबाई, और यहाँ पर से जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई तो अपन 15x गुणा 11x मान लेते हैं, इन दोनों को मान लिया अपने। अब इसके बराबर अपने पास में कितना जाता है, 4125 आ जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से। इसके अंदर से अपन अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास में अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अक्स स्क्वायर बराबर 4125 बटा साथियों कितना जाती है, 165 आ जाती है। तो अपने पास में से अक्स की वैल्यू आएगी, अक्स स्क्वायर बराबर 25 आएगी, अक्स बराबर आपके पास में 5 आ जाएगी। तो लंबाई कितनी आगे लाडले, 11 गुणा 5 बराबर आपके पास में आ जाती है साथियों 75 आ जाती है। और सॉरी यहाँ पर से जाती है कितनी, 55 आ गई। ठीक है, और उसी प्रकार से वेट लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो 15 गुणा 5 बराबर आपके पास में 75 आ गई। 55 और 75 दोनों चीज़ें आपके पास में जाती हैं। बाद में बताया गया कि जो पुताई का कुल खर्च है वो कितना है साथियों, 32,500 रुपये बता रखा है। दर कितनी है, 12.50 बता रखी है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो निकल कर आ जाएगा। तो 32,500 है, इसमें से 12.50 का भाग देंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 2600 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, अब इसके बराबर अपन क्या रख देंगे साथियों, इसके बराबर रख देंगे 2600 बराबर 2 इंटू 75 प्लस का 55 इंटू अपने पास में से अक्स जाता है साथियों, और अक्स की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो उन सभी को। ठीक है, ये 55 है, ये याद रखना 55 आ जाता है, ये 75, इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में अक्स की वैल्यू आएगी 10, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देर को क्या दे रखा, नेक्स्ट दे रखा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः दे रखी हैं, 24 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दे रखी हैं। उसकी सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष लंब डाले गए लंब की लंबाई आपसे पूछी गई है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो इसको किस प्रकार से अपने को करना है। यहाँ पर से ABC की वैल्यू दे रखी है, तो अपने अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। ठीक है, तो अपने पास में से कितना आएगा, A प्लस B प्लस C का जब वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास में से आएगा 50। ठीक है, दूसरा बात करें, यहाँ पर से हीरोन का सूत्र लगा देते हैं, कौन सा, S माइनस A। ठीक है, और S माइनस B
और एस माइनस सी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, सारी की सारी वैल्यू आपके पास में आ जाती हैं। तो ए बराबर आपके पास में कितना आएगा साथियों, 50 आ जाता है। 50 माइनस का बात करें तो कितना आ गया, 24 आ गया। इधर 50 माइनस का 36 आ गया और इधर 50 माइनस का 40 आ जाता है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ए के बराबर 426.61 वर्ग आ जाता है। ठीक है, वर्ग मीटर आ जाता है, वर्ग मीटर बोल दिया गया। अब ये क्या करा कि सबसे लंबी भुजा कौन सी है साथियों, सी है। सी की वैल्यू कितनी है, 40 है। बाद में बात करें तो अपना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आ जाता है। तो यहाँ पर से टोटल कितना साथियों, यहाँ पर जाता है 426.61 बराबर आपके पास में 1/2 आधार कितना है, 40 है। ऊंचाई अपने को फाइंड करनी है, तो अपने पास में से ऊंचाई कितनी आ जाती है, 426.61/20 आ गई। तो अपने पास में आंसर आएगा 21.33 मीटर। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि कोण ABC 125 डिग्री है और कोण DCA बराबर 25 डिग्री है, तो कोण DAC का मान आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, अपने इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले बात करें तो देखो, इसको अपन इस त्रिभुज को लेते हैं, ये वाला जो त्रिभुज है इसको लेते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है लाडले, यहाँ पर से होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका मान 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार से कोण ABC, ठीक है, कोण ABC प्लस का अपने बात में बात करें तो कोण BCD, दूसरा जो कोण आ जाता है साथियों कोण BCD बराबर आपके पास में 180 डिग्री दे रखा है, मतलब कि होता है। यहाँ पर से आपके पास में कितना दे रखा है, 125 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर से बात करें तो कितना कितना है, BCD प्लस का कोण B, ये दोनों तो दोनों सेम ही लिख दिया ना, तो इनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो ये कौन सा आएगा, BCA, ये ऊपर वाला आएगा BCA, ठीक है, और इधर वाला जाता है BCD बराबर आपके पास में कितना है, 180 डिग्री है। वेट सॉरी, थोड़ा सा गलत लिख दिया साथियों, इसको अपन दोबारा से लिखते हैं इस टर्म को। यहाँ पर से अपने पास में से क्या दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है कोण ABC प्लस बात करें तो साथियों कौन सा आता है, दूसरा जो कोण आ जाता है, यहाँ पर दूसरा जो कोण आएगा साथियों वो आएगा कोण BCA आएगा। ठीक है, यहाँ पर से B हो गया, C हो गया, अब की बार A बच जाता है। A कौन सा कोण बचता है साथियों, यहाँ पर से बात करें तो कौन सा आता है, कोण ये आ जाता है, A किया जाता है साथियों, कौन सा आएगा, DCA आ जाता है बराबर आपके पास में 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर से 125 डिग्री इसका वैल्यू दे रखी है और 25 उसकी दे रखी है। तो यहाँ पर से कितना आएगा साथियों, 150 हो जाता है। 180 माइनस का 150 बराबर आपके पास में से 30 डिग्री आपको पास में देखने को मिल जाता है। बाद में क्या होता है साथियों, यहाँ पर से जो वैल्यू निकल कर आती है, कौन किसकी वैल्यू निकल कर आई साथियों, ये वैल्यू निकल कर आती है BCA की वैल्यू निकल कर आती है 30 डिग्री की। बाद में साथियों यहाँ पर से जो वैल्यू है देखो, AB समांतर किसका जाती है साथियों, AB बराबर आपके पास में जाती है CD के, और ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतर कोण की वैल्यू क्या होती है साथियों, हमेशा समान होती है। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि चतुर्भुज ABCD में कोण C 72 डिग्री है, D है वो 80 डिग्री है, कोण A और कोण B के समद्विभाजक हैं। साथ ही बात हो रही है कि चतुर्भुज के अंदर बिंदु P पर मिलते हैं, तो कोण APB का मान आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो जो चतुर्भुज होता है उसके चारों भुजाओं का या फिर चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है लाडे, 360 डिग्री होता है। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C प्लस का कोण D बराबर आपके पास में 360 है, आपको पता है। यहाँ पर से जिसकी वैल्यू दे रखी है वो रख दो। कोण A आ गया, कोण B आ गया, कोण C का कितना है, यहाँ पर से 72 है। कोण D के बारे में बात करें तो साथियों 80 आ जाता है, यहाँ पर से 360 आ गया। यहाँ पर आपके पास में से क्या निकलेगा, कोण A प्लस कोण B बराबर आपके पास में निकलेगा 360 माइनस का 152। ठीक है, तो कोण A कोण B बराबर आपके पास में आ गया 208 डिग्री आ गया। बाद में बात क्या हो रही है साथियों, अपन लेते हैं कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं अपन त्रिभुज AB, या फिर बोल सकते हो कि त्रिभुज APB ले लेते हैं। इस त्रिभुज के बारे में बात होगी अब, क्योंकि अपने को यही एंगल फाइंड करना है। साथ ही बात क्या हो रही है कि समद्विभाजक है, मतलब कि आधा डिग्री हो जाए, आधा कोण हो जाएगा। तो कोण A/2 दूसरा कोण B/2 बराबर आ जाता है साथियों, कौन सा आता है ये,
कोण पी ले लो आप, ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पर से कितना आ जाता है साथियों, या फिर बोल सकते हो कि पूरा का पूरा लेते हैं अपन कोण, ये आ जाता है APB। APB बराबर आपके पास में कितना दे रखा है, ये टोटल है वो 180 डिग्री आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर से अपने को ये फाइंड करना है कोण APB, कौन सा फाइंड करना है, कोण APB फाइंड करना है। तो यहाँ पर से टोटल कितना हो गया साथियों, ये 180, 180 का माइनस अपन कर लेते हैं कोण A कोण B बटा 2 आ जाता है साथियों। अपन एलसीएम लेंगे तो कोण A और कोण B की वैल्यू भी अपन निकाली है, कितनी है, 208 डिग्री आ जाती है। 208 डिग्री का अपन आधा करेंगे तो 104 डिग्री हो जाएगा। तो 180 माइनस का 104 बराबर का आपके पास में 76 डिग्री आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, यदि एक समलंब की समांतर भुजाओं का योग 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो सीधा सा सवाल है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा देना अपने पास में से, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आएगा साथियों, ये आ जाता है 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भुजा 12 सेंटीमीटर वाले वर्ग तथा 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल का योग है, वो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तब उसका आयत का परिमाप आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बात करें, जो वर्ग है उसका भुजा स्क्वायर अपने लगाया, कितना आएगा साथियों, 144 आ गया, ठीक है। अब बात करें आयत का जो क्षेत्रफल है, वो यहाँ पर से टोटल देखो कितना दे रखा है, जो वर्ग और आयत का जो टोटल परिमाप दे रखा, जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 252 दे रखा है। तो 252 माइनस का 144 कर लो, ये आयत का बच जाएगा, कितना बचेगा लाडले, 108 बच जाएगा। यहाँ पर से लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई अपने पास में 18 दे रखी है, ठीक है। उनका क्षेत्रफल जैसे चौड़ाई मैंने उसको अक्स मान ली और अपने पास में से 108 को पुट कर दिया जाता है, अक्स की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। 108/18 अपने पास में से कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर उसकी कितनी आ जाती है, ये आ जाती है उसकी चौड़ाई आ जाती है। अब परिमाप आपको पता है, परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर से वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू अपने पास में 18 प्लस का 6 बराबर अपने पास में से 48 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर चौथे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या रखा कि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात है 3, 6, 5 और उसका चौथा कोण 80 डिग्री दे रखा है। उसके सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोणों का अंतर आपसे सवाल पूछा गया है। देखो साथियों, इसमें से बात करें कि 3x का, 6x का प्लस का, 5x प्लस का 80 डिग्री बराबर आपके पास में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब कि चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जो वैल्यू आपने यहाँ पर से रख दी। अक्स को एक जगह रख लो साथियों, कितना आ गया, ये 14x बराबर प्लस का जाता है साथियों 80 बराबर का 360 आ जाता है। तो 14x बराबर आपके पास में कितना आ गया साथियों, ये आ जाता है 280 आ जाता है, ठीक है। और अक्स बराबर आपके पास में कितना आया, 20 डिग्री आंसर आ जाता है। अब देखो इनका सभी का एंगल निकाल लेते हैं। तो कितना कितना आएगा, 3 गुणा 20, दूसरे का 6 गुणा 20, तीसरे का जो बात करें तो 5 गुणा 20 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाती है साथियों 60 डिग्री आ जाती है। दूसरे वाले के बारे में बात करें तो 120 डिग्री आ जाती है, तीसरे वाले में 110 डिग्री आ जाती है, और चौथा आपको पता ही है कि 180 डिग्री है, ठीक है। कितना है, 80 डिग्री है। यहाँ पर पूछा गया कि सबसे बड़े और छोटे का, सबसे छोटा ये अगर सबसे बड़ा ये अगर, दोनों का अंतर कितना है साथियों, यहाँ पर से 60 डिग्री देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई 22 सेंटीमीटर वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यदि इसके समांतर भुजा की ऊंचाई इसकी संगत आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का परिमाप आपसे सवाल पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें आधार कितना दे रखा है, आधार के बारे में बात करें तो 6 आ जाता है। ऊंचाई के बारे में बात करें तो कितना आ जाता है, 6 + 5 बराबर आपके पास में 11 देखने को मिल जाता है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बात करें तो कितना आ गया साथियों, 6 गुणा 5 बराबर आपके पास में कितना आ गया साथियों, 6 गुणा 11 बराबर आपके पास में 66 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। उसी प्रकार से बात करें आयत की जो चौड़ाइयों के बारे में, तो वो कितना आ जाता है साथियों, वो आ जाता है 66/22 बराबर आपके पास में से 3 सेंटीमीटर आ जाता है। परिमाप अपन लगाते हैं, परिमाप वाला 2 इंटू L + B वाला फॉर्मूला लगा दो, L + B वाला, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, 2/L की जो है वो 22 आ जाती है साथियों, और B की जो है वो कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। आपके पास में जो आंसर बचेगा वो 50 सेंटीमीटर बचेगा, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु समलंब की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
पहला कथन के बारे में बात करें तो साथियों देखो क्या दे रखा है कि केवल 2 आसन भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो देखो समद्विबाहु के बारे में बात हो तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो केवल असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर से सत्य रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दे रखे हैं देखो भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज वाले का क्षेत्रफल है। देखो क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तब उस आयत का परिमाप आपसे पूछा गया है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर से ए दे रखी है, बी दे रखी है और सी दे रखी है। ए बी सी की सब की वैल्यू आपको पता है, ये ए की हो गई, ये बी की हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई। अपन क्या लगाएंगे, अर्ध परिमाप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 वाला। इसके अंदर से बात करें तो कितना आ गया 120 बटा 2 आ जाता है। तो यहाँ पर से 60 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। अब हीरोन वाला अपन लगाते हैं, कौन सा एस माइनस वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर से 60 गुणा 15 गुणा 9 गुणा 36 बचता है साथियों। तो अपने पास में से कितना आ गया 540 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और ये 540 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आपके पास में कितना है, यहाँ पर से बात करें तो साथियों ये जो आयत है उसके बराबर, आप आयत का क्षेत्रफल के बराबर बात हो रही है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है 30 गुणा लंबाई अपने को पास में नहीं दे रखी है तो वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर से साथियों 30 बराबर, यहाँ पर से एल बराबर क्या आएगी, एल बराबर आ जाती है 540 बटा 30। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाती है। अब परिमाप आराम से फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एल प्लस बी वाला लगा देना साथियों। तो कौन सा आएगा 2 इंटू, और साथ ही बात करें तो जाता है यहाँ पर से 30 प्लस का 18 आ गया। तो अपने पास में से आ गया साथियों कितना आ गया 96 सेंटीमीटर आ जाता है, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल के देखा कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंबों की लंबाई है वो 7.2 सेंटीमीटर है और 8.8 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। देखो साथियों इसमें किस प्रकार से बात हो रही है, एक ऐसा सा चतुर्भुज आपके पास में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर से अपने पास में से एक विकर्ण है, ये विकर्ण ले लो भाई। इसके अंदर से अपने लंब डाल दिए, कौन कौन से लंब डाले, एक तो ये डाल दिया इधर से और एक इधर से अपने डाल दिया। इसमें से दोनों की चीज़ें आपके पास में दे रखी हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, इसको सी दे दिया और इसको डी दे दिया। ठीक है, इसकी जो लंबाई है इसको मैं एफ दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ ई दे देता हूँ साथियों। इसको मैं 8.8 का देता हूँ और इसको मैंने क्या मान लिया 7.2 दे दिया, जो यहाँ पर से सवाल बताया गया है। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर से आपके पास में जो चीज़ें दे रखी हैं 227.2 बराबर आपके पास में आ जाता है 1/2 AC की अपने को फाइंड करनी है। और जो भी वैल्यू दे रखी है उनके डाले हुए लंबों का योग है वो अपने पास में से दे रखा है साथियों, कितना है 8.8 प्लस का 7.2 दे रखा है। AC की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो साथियों कितना आएगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर देते हैं ये तो कितना आएगा 454 माइनस का 454 पॉइंट का 4 बराबर आपके पास में जाता है AC, और साथ ही बात करें तो जाता है 16। तो AC की वैल्यू अपने आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो साथियों कितना आएगी 28.4 आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि एक वृत्त के 2 समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। यदि उनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। इसमें से बात किस प्रकार से हो रही है साथियों, देखो एक ये वृत्त आपके पास में, ठीक है, सुंदर बना गया, ये बन गया। चलो इस वृत्त के अंदर से ये इसका सेंटर है, सेंटर नहीं लगाना, ये इसका सेंटर मान लिया अपन ने। यहाँ पर से साथियों क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ये 8 सेंटीमीटर है और दूसरी वाली है तो मैं दूसरे वाले को इस प्रकार से खींच लेता हूँ, ये दूसरी वाली है। ठीक है, नीचे वाली कितनी आएगी साथियों, नीचे वाली जैसे मैंने इसको मान लिया जाता है जैसे AB की लंबाई, ये AB है और ये AB आ गई, और ये दूसरी कौन जाती है, ये आ जाती है साथियों कौन सी, CD आ जाती है। AB की लंबाई मैंने यहाँ पर से कितनी मान ली साथियों, ये दे रखी है 8 दे रखी है, क्योंकि 8 बड़ी होगी, क्योंकि जैसे वृत्त के केंद्र के पास जाएंगे तो ये रेखा बड़ी होने लग जाती है। और साथ ही बात करें दूसरी CD की लंबाई, थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा ना, ये लो, AB की लंबाई कितनी है साथियों 8 सेंटीमीटर है, और CD की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर आपके पास में बता रखी है। और साथियों अपन बात करें देखो क्या बता रखा है कि उनके मध्य की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर बता रही है। यहाँ से अपन ने एक रेखा खींच दी, यहाँ पर से मैंने इसको M बोल दिया, इसको N बोल दिया गया।
ठीक। अब देखो साथियों, इनके मध्य की दूरी है वो 1 आ जाती है, और यहाँ से जो रेखा है, देखो कौन सी वाली रेखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेखा है उसको मैंने अक्ष मान लिया। ठीक है, और इनके जो रेडियस है साथियों मैंने आर मान ली जाती है। ठीक है, ये सारी आर अपन ने मान ली जाती है। अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, कौन कौन सा, जैसे यहाँ पर से मैंने इसको ओ दे दिया। त्रिभुज कौन सा लेंगे साथियों, त्रिभुज लेंगे अपन ए एम ओ अपन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर से आर स्क्वायर बराबर अपने पास में से कितना आ गया, ये आपको पता ही है कि 4 हो जाती, और ये यहाँ से ओ से एम की जो बीच की दूरी होगी साथियों x-1 हो जाती है। फॉर्मूला लगाएंगे अपने पास में से वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल नहीं आएगा लेकिन वो ए एम ओ के बारे में अपने को पास में फाइंड हो जाएगी। सेम टू सेम अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा जो त्रिभुज लेंगे साथियों वो लेंगे अपन कौन से वाला, यहाँ पर से सी एन ओ की लेंगे। ठीक है, सी एन ओ के बारे में बात करें तो आर स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आ जाता है। दो समीकरण मेरे पास में से फाइंड हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने से समीकरण 1 और 2 से जो वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो किसकी निकाल सकते हैं, वो अक्ष की वैल्यू अपने पास में निकल कर आ जाएगी। अब जो अक्ष की वैल्यू निकलेगी साथियों वो समीकरण 2 में रख देना, आप आराम से निकल जाएगा। तो अपने पास में समीकरण क्या बनेगा, आर स्क्वायर बराबर आपके पास में से 3 स्क्वायर आ जाता है, और अक्ष स्क्वायर अपने पास में से ये था, ये समीकरण 2 बनता था साथियों। तो इस समीकरण 2 के अंदर से अक्ष की वैल्यू जो अपने निकाली वो कितनी निकल कर आई, 4 निकल कर आ जाती है। ठीक है, 4 निकल कर आई तो अपने पास में से अक्ष आर स्क्वायर बराबर आपके पास में 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, और आर बराबर आपके पास में 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर पहला। साथियों इस तरीके से करोगे तो इसका आंसर आ जाता है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपका डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या रखा है कि दिए गए चित्र में ए सी डी कौन सा दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए ओ सी 130 डिग्री है तो कोण ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो साथियों, इसके अंदर से क्या होता है कि केंद्र पर चाप द्वारा बनाए गए जो कोण होते हैं वो किसके बराबर होते हैं साथियों, समान चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसके चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का योग होता है वो साथियों 180 डिग्री आपको देखने को मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट जब अपन अप्लाई करते हैं तो कोण कौन सा लगाएंगे, ए ओ सी बराबर आपके पास में से कौन आता है, 2 गुना कोण ए डी सी आता है। ए ओ सी की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी दे रखी है साथियों, कितनी है, 130 डिग्री आ जाती है, और साथ ही 2 गुणा आते हैं कोण ए डी सी। ठीक है, तो ए डी सी के अपने पास में से कितनी आएगी, ए डी सी बराबर अपने पास में जाते हैं साथियों, यह जाती है 65 डिग्री। कितना आ गया, 65 डिग्री आ जाती है। दूसरी बात मैंने बताई कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से क्या लगाएंगे, कोण ए डी सी प्लस का कोण ए बी सी बराबर आपके पास में से 180 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है, 65 डिग्री आ जाती है। इसका अपने को फाइंड करना है, ए बी सी बराबर 180 डिग्री आ जाता है। तो इसको अपन जब घटाएंगे 180 डिग्री के अंदर से 65, तो अपने पास में आंसर आएगा 115 डिग्री, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 84 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर दे रखी है साथियों। अपन एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अर्ध परिमाप वाला, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर से साथियों कितना जाता है, और दूसरा जो फॉर्मूला आएगा एस माइनस ए, और दूसरा जाता है एस माइनस बी और एस माइनस सी आ जाता है। तो इसमें से वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों, वो आ जाता है यहाँ पर से 2016 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप है वो 18 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा वो पूछ रहा है। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में जो परिमाप दे रखा है लाडले 18 मीटर दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, बाद में बात करें तो जो घनाभ होता है, घनाभ के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो उसके बारे में बात करें तो कितना होगा साथियों, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आ जाता है साथियों। तो यहाँ पे आपके पास में 18 दे रखा है। ठीक है, 18 दे रखा है तो यहाँ पर से जो भी वैल्यू है वो उसको अपन में रख देते हैं। तो आपके पास में क्या निकलेगा साथियों, एल प्लस बी की वैल्यू निकलेगी, वो कितनी आ जाती है, यहाँ पर से 9 निकालनी है। ठीक है, एच बराबर अपने पास में से कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर से एच बराबर बात करें तो कितना आ गई, ये आ जाती है 3 दे रखी है। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे तो 2 गुणा 9 गुणा 3 बराबर आपके पास में से 54 मीटर स्क्वायर आएगा, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा, देखो नेक्स्ट दे रखा कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो 1325 वर्ग मीटर है। यदि दोनों समांतर भुजाएं 33 मीटर 20 मीटर हैं तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपसे सवाल पूछी गई है।
ए बराबर अपने क्या जानते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई अपनी बात करें तो साथ ही बात करें तो ये आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया अपन, दोनों समांतर भुजाओं के जो भुजाएं हैं उनका योग आ गया और इंटू ऊंचाई आ जाता है। ए के बारे में कितना दे रखा है, 1325 दे रखा है। ठीक है, 1/2 आ जाता है 33 प्लस का 33 प्लस का कितना आ गया 20। अगर एच अपने को फाइंड करना है तो एच आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर से, तो कितने आएंगे साथियों, ये आ जाती है 50 मीटर। ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है, यदि आधार शीर्ष लंब का दोगुना है तो शीर्ष लंब आपसे सवाल पूछा गया है। देखो साथियों, इस प्रकार से होगा, ए बराबर अपने पास में से आधार गुणा ऊंचाई अपन ने लगाया, यहाँ पर से ए जो एरिया दे रखा है वो 72 दे रखा है। आधार कितना है साथियों, 2h अपन मान लेते हैं क्योंकि दोगुना बता रखा है, और h को अपन h मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास में से कितना आएगा, ये आ जाता है साथियों 72, और ये आ जाता है देखो 72 का आ जाता है, और ये 2h स्क्वायर आ जाता है। जब इसको अपने काटेंगे तो h बराबर अपने पास में से कितना आएगा, 6 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD में AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, और भुजाएं AB और BC संगत ऊंचाइयों क्रम से दे रखी हैं, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो BC की लंबाई आपसे पूछ रहा है, कौन कौन सी की, इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो साथियों इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि AB इंटू DE कौन सा है, AB इंटू DE इजिकल टू अपने पास में से कौन सा होगा, BC इंटू DF होगा साथियों। तो यहाँ पर से इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 × 5 बराबर आपके पास में BC की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, और DF की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है साथियों, यहाँ पर से दे रखी है देखो, ये 3 दे रखी है, तो यहाँ पर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर से BC की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी साथियों, 30/3 बराबर आपके पास में से 10 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल में बात हो रही है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दे रखे हैं 3, 4, 5 के अनुपात में दे रखी हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा गया है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 गुणा बात करें तो साथियों कितना जाता है, 3x गुणा, साथ ही बात करें तो कितना आ गया 4x बराबर आपके पास में से कितना दे रखा है, ये 216 दे रखा लाडले, 216 दे रखा, तो x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, कितनी आएगी 6 आ जाती है। अब परिमाप के बारे में बात करेंगे तो साथियों देखो कितना आएगा 3 × 6, दूसरा बात करें तो 4 × 6, तीसरा बात करें तो जाता है 5 × 6। इन सभी का अपन बात करें तो कितना आ गया, ये आ जाता है 18, दूसरे का 24, तीसरे का 30, तीनों भुजाओं का योग अपने को बताना है, 72 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो क्या दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो √6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे सवाल पूछा गया है। देखो साथियों, h बराबर अपने पास में से √3/2a होता है। ठीक है, यहाँ पर से h की वैल्यू अपने पास में से ऑलरेडी दे रखी है, तो a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, वो कितनी आएगी 2√2 आ जाएगी। अब एरिया अपन जानते हैं साथियों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4a² होता है। a की वैल्यू अपने निकाली √3/4 इंटू अपने पास में से 2√2 का स्क्वायर आएगा, अपने पास में से कितना आया 2√3 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा देखो, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं हैं वो 13 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे सवाल पूछा जा रहा है। देखो साथियों, यहाँ पर से अपने बात करें तो ये आ जाता है, ऐसा सा त्रिभुज आपके पास में दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये दोनों भुजाएं बराबर आपके पास में दे रखी हैं, ये 13 और ये 13 आ जाती हैं। मतलब कि अपने पास में से a बराबर 13, b बराबर 13, ठीक है, और c बराबर अपने पास में से 10 अपने को अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कौन सा वाला, s बराबर वाला, a + b + c/2, और दूसरा s × s - a b और s - c वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों, 60 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में बात हो रही है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, उसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल आपसे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर से जो चीज़ें दे रखी हैं अपन उसी के बारे में बात करेंगे। जो लंबाई दे रखी है वो 17 दे रखी है, दूसरे की भुजा है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है साहब, यहाँ पर से अपन बात करें तो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो किस प्रकार से होती है, लंबाई प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर अपने पास में से देखने को, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अपने पास में से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से अपने पास में से डायगोनल हो जाता है, तो यहाँ पर से जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है।
एक की जो यहाँ पर से कितनी दे रखी है, जो उसकी दे रखी है ना विकेट की लंबाई वो 17 सेंटीमीटर दे रखी है, और वैसे आयत की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर आ जाती है साथियों। 15 का स्क्वायर प्लस का अक्स स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पर से अक्स की वैल्यू आराम से निकल सकती है। तो अक्स बराबर अपने पास में कितना आ गया, 8 आ जाता है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 15 गुणा 8 आ जाता है साथियों। तो क्या आएगा साथियों, यहाँ पर से आता है 100 कितना आएगा, 120 वर्ग मीटर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, एक समबलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग 4 + 7 आ जाता है, इंटू उनके बीच की दूरी h आ जाती है। h भी नहीं यहाँ पर से दे रखा है साथियों, 6 दे रखे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 गुणा, साथ ही बात करें तो कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर से 6 गुणा 7 ही 11 आ जाता है। जब इसको काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 33 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर है, यदि विकर्ण की माप है वो 25 मीटर है, तो मैदान का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। जैसा इसमें दे रखा अपन उसी के हिसाब से काम करेंगे। ए बराबर अपने पास में से 300 वर्ग मीटर दे रखा है, डी बराबर अपने पास में से कितना दे रखा है, 25 मीटर दे रखा है, तो ए बराबर अपने पास में से एल इंटू डब्लू होता है, और डी बराबर अपने पास में से डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का डब्लू स्क्वायर होता है। ठीक है, और परिमाप के बारे में बात करें तो कितना होता है, पी इजिकल टू 2 इंटू एल प्लस डब्लू होता है। ठीक है, एल इंटू डब्लू के बारे में बात करें तो साथियों 300 दे रखा है। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा है, एल स्क्वायर डब्लू स्क्वायर बराबर आपके पास में से 25 को स्क्वायर बोल सकते हो, 625 दे रखा है। ठीक है, दूसरा बात करें देखो साथियों अपने पास में से क्या होगा, एल प्लस डब्लू का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर से क्या आएगा, एल स्क्वायर डब्लू स्क्वायर प्लस का 2LW होगा। यहाँ पर से एल स्क्वायर डब्लू स्क्वायर का वैल्यू अपने पास में कितनी है, 625 आती है, साथ ही 2 गुणा LW की वैल्यू कितनी है साथियों, 300 आती है, तो 300 आ गई। ठीक है, साथ ही बात करें तो टोटल कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर से ये हो जाता है साथियों 1225 हो जाता है, और L प्लस डब्लू बराबर अपने पास में से कितना आ गया, 35 आ गया। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे परिमाप वाला, तो अपने पास में से कितना आ गया साथियों, 70 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, यदि OC 8 सेंटीमीटर है, तो जीवा AB की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। करना कुछ नहीं है साथियों, यहाँ पर से एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, यहाँ पर से जो AC की वैल्यू आएगी उसको डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बात करें AC की वैल्यू पर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, 17 का स्क्वायर प्लस माइनस का 8 का स्क्वायर निकालेंगे, ये 289 हो जाता है, माइनस का 64 हो जाता है, ये 225 आएगा, और AC स्क्वायर मतलब AC बराबर अपने पास में से कितना आ गया साथियों, ये आ जाती है AC बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाती है। टोटल बात करें तो कितना आ जाती है, 15 गुणा 2, आंसर आएगा 30, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि एक समकोणीय त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई A तथा B दे रखे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया, तो 1/2000 गुणा ऊंचाई, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, नागौरी, देवड़वाटी आदि उपबोलियाँ हैं, तो ये सारी के सारी जो उपबोलियाँ हैं साथियों वो किसकी आ जाती हैं, वो आती हैं मारवाड़ी की। नेक्स्ट बात करते हैं, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है साथियों जॉर्ज टॉम्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि कुएलमाला नामक कथा ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख है, तो साथियों इसमें कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलेगा, इसमें 18 देसी भाषाओं का देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है अपने को कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें साथियों तो दूसरा क्या दे रखा है कि इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, तो ये भी कथन एकदम सही है, तो दोनों के दोनों आपके एकदम राइट रहेंगे, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित है वो पूछा गया है। एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको रचयिता दे रखे हैं, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना साथियों, PDF ही ऐसी बनी है। पहला बात करें तो वेली कृष्ण
रुक्मणी री। यहाँ पर से देखो इस ग्रंथ के जो रचयिता बता रखे हैं पृथ्वीराज बता रखे हैं, तो साथियों यहाँ पर से पहली बात है वो एकदम सही है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा दे रखा है देखो ये दे रखा है कौन सा, वीर रामायण, तो यहाँ पर से दुर्सन हाड़ा दे रखा है, तो ये बात एकदम गलत आती है। अचलदास खींची री वचने का शिवदास गांडन की है साथियों, इंपॉर्टेंट है। ये ए और सी हैं दोनों आपको सुमेलित सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ में राव सिंह से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबद्ध की है, तो याद रखना साथियों वो संस्कृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि राजस्थानी साहित्य की किस विधा में नृत्य गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है, तो किस में मिलता है साथियों, वो मिलता है रास में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन से कथन नैणसी ख्यात से संबंध में सही हैं, वो पूछा गया है। पहला कथन बात करें तो नैणसी ने राज के संरक्षण से दूर रहकर अपने ग्रंथ की रचना की, बात एकदम सही है। नैणसी ने प्रस्तुत तथ्यों के स्रोतों का उल्लेख किया, ये बात भी सही है। नैणसी ख्यात की भाषा मारवाड़ी है, ये बात भी सही है। तीनों कथन आपके एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा देखो, नेक्स्ट है कि बगड़ावतों की कथा के वाचन में बजाए जाने वाला वाद्य कौन सा है, तो कौन सा साथियों, जंतर वाद्य का प्रयोग वो करते हैं। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं निम्नलिखित में से सुशिर वाद्य नहीं है, तो साथियों जो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है वो कौन सा नहीं है, भपंग नहीं है, ठीक है। और ये सारे के सारे हैं बांसुरी हो गया, अलगोजा हो गया, शहनाई हो गया, तीनों सुशिर वाद्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोरचंग वाद्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले बात करें, पहला बात हो रही कि यह लोहे का बना होता है, बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें मोरचंग को होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है, ये बात भी सही है। यह सुशिर वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है और इसमें 27 तार होते हैं साथियों, तो देखो इसके अंदर से कौन सा सही रहेगा। सबसे पहले बात करें तो इसमें 27 तार आपको नहीं देखने को मिलते हैं, तो देखो 3 जो कथन हैं वो एकदम सही देखने को मिलेंगे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो पहला, दूसरा और तीसरा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जूहर खां मेवाती किस लोकवाद्य के से पारंगत कलाकार हैं, तो कौन से हैं साथियों, वो आ जाते हैं बपंग से। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, देखो पहला कथन आ जाता है देखो मेहाजी बेंगटी, तो यही कथन आपको सुमेलित नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सहल जी सोलंकी संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे साथियों, वो थे पाबो जी से। नेक्स्ट बात करते हैं उस लोक देवता को चिन्हित कीजिए जिसकी जीवन गाथाओं में गौ रक्षा का प्रकरण नहीं है, तो कौन से में नहीं है साथियों, देखो सबसे पहले बात करें यहाँ पर से रामदेव जी वाले में नहीं था, तेजाजी वाले में था, देव जी में भी था, मल्लीनाथ जी में नहीं था, ये दोनों हैं 1 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से युगम सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, उसी के बारे में बात करें। जाम्बो जी पीपासर आ जाता है, ठीक है, माओ जी सांबला जाता है। धन्ना जी के बारे में बात करें तो साथियों यह दे रखा है चिबुदड़ा, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पथ के अनुयायी थे, तो साथियों इसमें से लालदास जी थे और रामदास जी दोनों थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो पहला कथन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट दे रखा कि सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो कौन थे साथियों, इसी के बारे में बात करता जाता है परशुराम देव थे। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं, तो किसकी पूजा की जाती है भूमि के रूप में साथियों, वो भूमिया जी की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अवसर पर भद्र की प्रथा का अभ्यास किया जाता है, तो किस पर किया जाता है साथियों, इसी के बारे में बात करें तो इसमें मृत्यु के अवसर पर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि राधा अष्टमी के दिन मेला कहाँ बढ़ता है, तो साथियों सलेमाबाद अजमेर में बढ़ता है लाडले। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्र माह में नहीं मनाए जाते, तो किस में नहीं बनाए जाते साथियों, तो याद रखना वो बनाए नहीं जाते हैं, वो आते हैं देखो, एक तो आता है आंवला नवमी और दूसरा आता है शरद पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं श्राद्ध पक्ष में कि जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है, तो श्राद्ध कब मनाए जाते हैं साथियों,
ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों जैन त्यौहार? बड़ी सातम नहीं है और सारे के सारे रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबू महाराज का मेला किस ज़िले में भरता है? तो बाबू महाराज का जो मेला है ना लाडले, वो किस ज़िले में भरता है? वो भरता है यहाँ पर से धौलपुर में भरता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो वेणेश्वर मेला होता है और ये डूंगरपुर में भरता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि सुमेलित करना है। एक तरफ से मेले दे रखे हैं, दूसरी तरफ से आपको क्या दे रखा है? स्थान दे रखा है। सबसे पहले बात करें लाडले, नाम आता है किसका? वीर तेजाजी का। वीर तेजाजी का जो मेला भरता है वो परबतसर में भरता है। दूसरा बात करें महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है साथियों? ये करौली में भरता है। चंद्रभागा का मेला, चंद्रभागा का जो मेला है साथियों कहाँ पर भरता है? उसी के बारे में बात करें तो ये भरता है झालावाड़ में भरता है। और मल्लीनाथ जी का मेला भरता है वो बालोतरा में भरता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो कहाँ पर लगता है साथियों? ये लगता है गलियाकोट में, बाबा फरीकुद्दीन की दरगाह पर लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो पुरुषों का जो आभूषण है वो कौन सा आता है साथियों? छेलकड़ी आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है साथियों? करधनी, करधनी है। ये कहाँ पर नहीं है साथियों? देखो करधनी तो है, यहाँ पर देखो तिमणियाँ हैं, तिमणियाँ हैं, ये कान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि ओगणियाँ, अंगूठियाँ, सुरलियाँ आभूषण पहने जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो आभूषण हैं साथियों ये कानों में पहने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पूंची या फिर पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये साथियों कलाई में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प का अपने को चुनना है। सबसे पहले बात करें तो संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें साथियों तो दूसरा कौन सा आ जाता है? ये थोड़ा सा इसमें से चेंज करना साथियों, ये संत लालदास जी हैं वो आजीवन अविवाहित नहीं रहे थे, सत्य कथन के बारे में बात हो रही है ना। दूसरा बात करें, संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मकबरे का निर्माण करवाया गया, ये बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला केवल बी सत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो कौन माने जाते हैं? तो याद रखना करसनदास प्रहरी माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थानी साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? तो कौन माने जाते हैं साथियों? वो याद रखना, वो माने जाते हैं शालिभद्र सूरी को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भील पुरुषों द्वारा खोयतू कहाँ पहना जाता है? तो कहाँ पर पहना जाता है साथियों? ये याद रखना, ये पहना जाता है कमर पर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि आदिवासी महिलाओं का वस्त्र जिसमें से तारा भात का अलंकरण होता है कहलाता है। तो साथियों उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है फुदड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शहरिया पुरुषों द्वारा पहना जाने वाली धोती कहलाती है। तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको कहा जाता है पंचा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान के किस नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों में बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है? तो किस में किया जाता है साथियों? ये याद रखना, डांडिया नृत्य में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वो पूछा गया है। ठीक है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है साथियों? बिंदोरी नृत्य है, बूंदी से बता रखा है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? जो लूर नृत्य है ये भीलों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा नृत्य कमल के फूल की आकृति का पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है साथियों? वो जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य फेमस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा एक विरह गीत नहीं है? ठीक है, विरह गीत कौन सा नहीं है साथियों? वो याद रखना, मुम्मल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सही सुमेलित युग्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों सही सुमेलित कौन सा है? ये हमसीडो मेवाड़ से संबंधित माना जाता है, मेवाड़ क्षेत्र का है।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्न में से सींठने क्या हैं। तो सींठना साथियों क्या हैं, ये गाली गीत होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई हैं। तो किससे जुड़ी हुई हैं साथियों, ये मांड गायक शैली से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, उसी के बारे में बात करें तो वो आ जाता है यहाँ पर से त्रिपुरा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, यहाँ पर से परमार वंश की बता रखी है, तो ये असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो इसी के बारे में बात करें। करणी माता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन के बारे में चुनाव करना है। पहला बात करते हैं, देखो करणी माता के बारे में पहला दे रखा है कि इसके मंदिर के पुजारी चारण जाति के होते हैं, बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, इनका मंदिर नोखा बीकानेर में अवस्थित है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों हैं एकदम सही हैं साथियों। ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी, ये बात एकदम गलत आती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें से थोड़ा सा चेंज करना साथियों, ये बात इसमें सही है, पहला और तीसरा सही है, ये दूसरा वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। किस लोक देवी के मंदिर में आदमकद अष्टभुजा प्रतिमा प्रतिष्ठित है। तो कहाँ पर स्थित है साथियों, यह आती है जीण माता सिक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि निम्न में से वधू के पिता द्वारा अपने सगे संबंधियों के साथ में वर पक्ष का स्वागत करने की रस्म क्या कहलाती है। तो साथियों इसको सामेला कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस प्रथा के अंतर्गत किसी आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आदिवासी पंचों द्वारा तय की गई राशि आरोपी से वसूली जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है मोताणा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो किसके लिए प्रयुक्त होते थे साथियों, ये होते थे घरेलू दास के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला जिसमें संगीत, बेल्जियम कांच पर सोने की अत्यंत बारीक, रमणीय एवं कलात्मक चित्रांकन किया जाता है कहलाती है। तो साथियों उसको क्या कहा जाता है, उसको थेवा कला कहा जाता है। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जिरोही, बांकला, गधा आदि राजस्थान की किस हस्तशिल्प के उपनाम है। तो साथियों किसके नाम आते हैं, जगपट्टी के नाम माने जाते हैं। ठीक है, 84 में तीसरे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम के बारे में पूछ रहा है। लकड़ी की मूर्तियाँ बांसवाड़ा है, ये इससे संबंधित नहीं है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा, देखो नेक्स्ट दे रखा कि सरदार कुदरत सिंह का संबंध किस हस्तकला से रहा है। तो किससे रहा है साथियों, मीनाकारी कला से रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, राजस्थान के किस लोकनाट्य में श्रोता, दर्शक व मंडल में कम से कम एक चारण व्यक्ति का होना अनिवार्य माना जाता है। तो साथियों किसमें माना जाता है, रवालों की रम्मत में माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट कौन चाहता है, राजस्थानी लोक संस्कृति में दूल्हे की बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा नकली विवाह के रूप में कौन सा लोकनाट्य प्रदर्शित करने की परंपरा रही है। तो साथियों उसको क्या कहते हैं, खोड़िया रही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि नौटंकी लोकनाट्य में सिद्धहस्त नथेराम की मंडली का संबंध किस क्षेत्र से रहा है। तो साथियों ये रहा है भरतपुर धौलपुर से रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो कहाँ का फेमस है साथियों, ये माना जाता है टोंक का फेमस माना जाता है चार बेत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल आ जाता है वो कौन सा आएगा, राजस्थान देश का 50% से अधिक गंवार उत्पादित करता है, बात एकदम सही है। तिलहन और पोषक अनाज में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, ये बात भी सही है। राजस्थान देश का 44.66% बाजरा उत्पादित करता है, ये बात भी सही है। तीनों कथन एकदम राइट है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि राजस्थान में वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में कौन सी फसल उत्पादन में सर्वाधिक दर्ज की गई। तो कौन सी दर्ज की गई साथियों, वो याद रखना दलहन दर्ज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं।
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आधार पर राज्य का शुद्ध बोया गया 76% आपसे पूछा गया, तो साथियों वो कितना जाता है, वो आ जाता है साथियों 53.10%। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2023-24 के आधार पर निम्न में से असुमेलित पूछा गया है। तो असुमेलित के बारे में बात करें तो गेहूं है वो ठीक है, उत्पादित क्षेत्र हैं, सरसों भी है, गन्ना बता रहा है कि बूंदी और हनुमानगढ़, ये असुमेलित है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। पहला बात करें तो गेहूं है, इसमें किस गेहूं की फसल है कौन कौन सी, गंगा, सुनहरी और सोनालिका, ठीक है। बाजरा के बारे में बात करें तो बाजरा की क्या क्या दे रखी है इसने, ज्योति और राजकिरण दे रखी है, तो ये आपका असुमेलित देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 96 का। 96 में क्या करा कि कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर निम्न में से किस कृषि जलवायु प्रदेश के भाग हैं, तो किसके भाग माने जाते हैं साथियों, ये 3rd बी के माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र दे रखे और उनकी अवस्थिति दे रखी और असुमेलित युग्म के बारे में बताना है, ठीक है। पहला बात करें राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेंवर भरतपुर में, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था ये है बिछावल बीकानेर में, ये भी ठीक है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी, ये भी ठीक है। लेकिन ये मक्का अनुसंधान केंद्र उदयपुर है, ये बात यहाँ पर से गलत दे रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था पूछी गई है, तो कौन सी मानी जाती है साथियों, उसको माना जाता है राजस्व संघ को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन का जो पहचान आ जाती है साथियों वो कौन सा आता है, देखो यहाँ पर से इसमें से असत्य कौन सा आएगा, छिपा बड़ौदा 12 इसबगोल मंडी के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका चौथा असुमेलित है, पर असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों यहाँ पर निम्नलिखित बांध और अवस्थिति से असुमेलित पूछा गया है। कुनू बैराज है 12 में है, नवनेरा बैराज कोटा में है, मेज बैराज बूंदी में है। दूसरा दे रखा है साथियों महलपुर बैराज सोय मधुपुर वाला, ये बात असुमेलित है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है देखो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का परिवर्तित नाम क्या है, तो नाम उसके बारे में बात करें तो साथियों क्या जाता है, वो जाता है राम जल सेतु परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में परवन व्रत परियोजना से लाभान्वित उपयुक्त जिला युगम पूछा गया है, तो कौन सा आएगा साथियों, 12 कोटा झालावाड़ माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना जिस पर केवल फंवारा पद्धति से सिंचाई अनिवार्य की गई है, तो कौन सा माना जाता है साथियों, उसको माना जाता है पश्चिमी यमुना लिंक नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। सॉरी इसमें से थोड़ा सा चेंज करना, ये पश्चिमी वाला नहीं है, ये आ जाता है नर्मदा नहर परियोजना है, ये राइट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं के दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम के उपयुक्त समुच्चय के पहचान करनी है। देखो इसमें से सही एकदम राइट रहेगा वो कौन सा रहेगा, शहीद बीरबल रहेगा। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा रहेगा, चारण वाला रहेगा, और दांतोर रहेगा और पुंगल रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सी परियोजना जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करती है, तो वो कौन सी करती है साथियों, वो करती है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धमुख नहर परियोजना में निम्नलिखित में से किन नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग किया गया है, तो किसमें किया गया साथियों, वो याद रखना रावी और व्यास का किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन आ जाता है कि राजस्थान फीडर का अंतिम बिंदु मोहनगढ़ जैसलमेर है, तो ये बात एकदम गलत आती है साथियों। दूसरा बात करें IGNP की एकमात्र रावतसर शाखा इसके बाईं तरफ से निकली गई है, तो ये बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, दूसरा आता है बागड़सर लिफ्ट केनाल से एकमात्र बीकानेर जिला लाभान्वित होता है, तो साथियों ये बात भी सही है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा और तीसरा सही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। एक तरफ परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ साझेदारी दे रखी है। पहला आ जाता है कि माही बजाज सागर परियोजना है, इसमें से राजस्थान और गुजरात की साझेदारी है। दूसरा आ जाता है सिद्धमुख नहर, जिसमें से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों दे रखे हैं, तो ये बात एकदम असुमेलित है, गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि
राजस्थान स्प्रिंग एवं वीविंग मिल्स तथा श्री गोपाल इंडस्ट्रीज सूती वस्त्र संयंत्र कहाँ स्थापित है, यहाँ पर कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आ जाती है, ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा गुलाबपुरा तथा कोटा में है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दिया रखा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है साथियों? ये याद रखना, रणपुर कोटा में नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड अवस्थित है, तो कहाँ पर है लाडले? ये जोधपुर में है। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। राजस्थान का प्रथम चुकंदर आधारित चीनी संयंत्र स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया साथियों? याद रखना, श्री गंगानगर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क अवस्थित है, तो साथियों कहाँ पर है? ये थोलाई औद्योगिक क्षेत्र जमारामगढ़ जयपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है साथियों? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया? तो कहाँ पर नहीं किया गया साथियों? ये याद रखना, ये नहीं किया गया है, उदयपुर में नहीं किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि राजस्थान राज्य सहकारी कतई संघ लिमिटेड का गठन कब किया गया? तो कब किया जाता है साथियों? ये याद रखना, ये अप्रैल 1993 में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है वो पूछा गया। देखो कौन सा आ जाता है इसमें से? असुमिलित आएगा, वो आ जाता है। देखो यहाँ पर से स्टेट स्प्रिंग मिल गुलाबपुरा बेलवाड़ा में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला कारक आपसे पूछा गया है, तो कौन कौन सा आ जाता है साथियों? तो सबसे पहले बात करें तो परिवहन की सुविधा, कुशल और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, और तीसरा सल्फर व चूने की उपलब्धता। तीनों की तीनों कथन साथियों क्या आ जाते हैं? यहाँ पर से सही आएंगे, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखा कि एकीकृत एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यक्रम आपसे पूछा गया, तो कौन कौन सा आएगा? देखो सबसे पहले बात करें सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, दूसरा मरुभूमि विकास कार्यक्रम, तीसरा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तीनों कथन आपके एकदम राइट रहेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ? तो कब होता है साथियों? ये फरवरी 2022 में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। काजरी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो काजरी की फुल फॉर्म होती है साथियों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 का उद्देश्य आपसे पूछा गया, तो इसका उद्देश्य कौन सा है? भूजल स्तर में वृद्धि करना, ठीक है। दूसरा बात करें तो पुराने जल संचयन संरचनाओं का मरम्मत करना, ये भी ठीक है। गांव में पेयजल उपलब्ध करवाना, ये भी ठीक है। और कृषकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करना, ये बात भी सही है। तो चारों के चारों कथन अब एकदम राइट रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम वित्त पोषित है, तो किसके द्वारा पोषित है साथियों? ये विकास बैंक एवं भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि इसरो की मरुस्थलीय व भू अवनयन एटलस रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में खालिस्तान दर्ज की गई, तो क्या दर्ज किया गया साथियों? यहाँ पर से दर्ज की गई है 0.84% कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? इसमें से दे रखा कि भारत बंजर भूमि एटलस रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन सी जिले की बंजर भूमि में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो किस में दर्ज की गई साथियों? ये याद रखना, इसका एकदम राइट आंसर रहेगा बीकानेर। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में छप्पनिया अकाल का संबंध है, मतलब कि राजस्थान में जो छप्पनिया अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था साथियों? तो वो याद रखना, वो 1899 से लेकर 1900 के अंदर से पड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। और साथ ही बात करेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करें, इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है, बात एकदम गलत है साथियों। दूसरा बात करें, इस योजना का प्रीमियम 500 रुपये प्रति मासिक निर्धारित है, ये बात भी यहाँ पर से गलत है। दोनों असत्य नहीं है, दोनों सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो राज्य बजट 2025-26 में
गिग वर्कर्स व असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों को सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु गठित गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड हेतु निर्धारित राशि है। तो वो कितनी राशि है साथियों, वो याद रखना 350 करोड़ है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो कहाँ प्रस्तावित है साथियों, ये प्रस्तावित है पाली के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वर्ष 2024-25 में हेतु जूनियर वर्ग का यहाँ पर से क्या लिखा गया है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है साथियों, ये याद रखना, ये प्रदान किया गया है किसको, ये मेना सिकोल को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, उनके बारे में बात हो रही है। पहला कथन दे रखा है कि राजस्थान इस प्रतियोगिता में कुल 43 पदक जीतकर पदक तालिका के चौथे स्थान पर रहा। बात एकदम गलत है। इन खेलों में राजस्थान में सर्वाधिक स्वर्ण पदक पैरा शूटिंग स्पर्धाओं में जीते थे, ये बात भी गलत है। तो दोनों के दोनों कथन आपके सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों। दूसरा बात करते हैं साथियों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। और सत्य कथन के बारे में बात हो रही है। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आना है। ये इसका कथन एकदम सही है साथियों। तो यहाँ पर से पहला एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है कि पीएम युवा 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया। तो मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करें तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा, युवा लेखकों को प्रोत्साहित कर रचनात्मक लेखन कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया साथियों, ये आयोजित किया जाता है जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बात करनी है। सबसे पहले बात करें तो फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर खिताब जीता, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। दूसरा बात करते हैं। दूसरा जो कथन दे रखा है कि न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। बात एकदम सही है। इसका आयोजन पाकिस्तान की मेज़बानी में हुआ था, ये बात भी सही है। दूसरा और तीसरा जो कथन है वो एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि लूपेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन बात करें तो इस मिशन में इसरो द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल उपयोग में लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करें तो चंद्र लैंडर का निर्माण जापानी स्पेस एजेंसी जेक्सा द्वारा किया जाएगा, ये बात भी गलत है। दूसरा बात करें तो साथी दूसरा कह रखा है यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर छायांकित क्षेत्र में मौजूद चंद्रजल का अध्ययन करेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा एकदम राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश का पहला सार्वजनिक निजी और भागीदारी पीपीपी मॉडल वाला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है साथियों, ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, देखो हाल ही में संसद से जुड़े कार्यों का सुगम संचालन करने तथा एक ही समय पर कई भाषाओं में संसदीय कार्यवाही उपलब्ध करवाने हेतु की गई पहल है। तो वो कौन सी आती है, संसद भाषिणी इसको कहा जाता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा कि विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो कौन से स्थान पर रहा है साथियों, वो याद रखना 118वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि 10वें रायसीना डायलॉग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की जाती है साथियों, क्रिस्टोफर लक्सन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। 25वें आईफा अवार्ड समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया। तो साथियों लापता लेडीज़ को प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आपके पास में पैसेज दे रखा है, मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, इस पैसेज को पढ़ लेना। और अब बात करते हैं पैसेज के आंसरों के बारे में। 141 के बारे में बात करें तो साथियों 141 में कौन सा आएगा, ये तीसरे वाला आएगा। 142 के बारे में बात करें तो 142 में कौन सा आएगा साथियों, यहाँ पर से ये भी इसमें भी तीसरे वाला आएगा।
143 के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, ये पहले वाला। अगले वाले नेक्स्ट वाले में बात करें तो साथियों इसमें से पहले वाला आएगा। 145 के बारे में बात करते हैं। 145 कहाँ पर, ये रहा। 145 के अंदर से बात करें तो साथियों इसके अंदर से कौन सा सही आंसर रहेगा, इसके अंदर से रहेगा पहले वाला, ठीक है। 146 के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से चौथे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर से 147 के बारे में। 147 में साथियों कौन सा रहेगा, यहाँ पर से तीसरे वाला रहेगा। और 148 के बारे में बात करें तो साथियों इसमें भी तीसरे वाला रहेगा। 149 के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से 149 है, वो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों, यहाँ पर से फोर्थ वाला रहेगा। 145 140 हो गया। 150 के बारे में बात करें, 150 वाले में कौन सा रहेगा साथियों, ये दूसरे वाला रहेगा। 151 दोबारा से आपको ये पैसेज दे देता है, इसमें से पढ़ना है आपको, ठीक है। 151 के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से पहले वाला आंसर सही रहेगा। 152 के बारे में बात करते हैं। 152 में आंसर कौन सा रहेगा साथियों, यहाँ पर से दूसरे वाला रहेगा, ठीक है। और 153 के बारे में बात करें तो इसमें से कौन सा रहेगा, 153 में रहेगा फोर्थ वाला। 154 के बारे में बात करें, 154 में कौन सा रहेगा साथियों, यहाँ पर से इसमें से रहेगा देखो पहले वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों आपके पास में 155 में कौन सा रहेगा साथियों, यहाँ पर से सेकंड वाला रहेगा। दोबारा से आपको एक पैसेज देता था, इस पैसेज को पढ़ना है और यहाँ पर से आपको ये सवाल करने हैं, ठीक है। 156 के अंदर से बात करें तो 156 में कौन सा रहेगा साथियों, यहाँ पर से पहले वाला रहेगा। 157 में बात करें तो ये चौथे वाला रहेगा। और 158 में कौन सा रहेगा साथियों, यहाँ पर से तीसरे वाला रहने वाला है। 159 के बारे में बात करें, सेकंड लास्ट आ जाता है साथियों, तो यहाँ पर कौन सा रहेगा, यहाँ पर से तीसरे वाला रहेगा। और लास्ट सवाल आ जाता है, यहाँ पर से साथियों कौन सा रहेगा, अर्बन का रूरल, ऑप्शन नंबर पहले वाला राइट रहेगा। इसी के साथ में साथियों यह पेपर जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। माइनर 4 है ये कंप्लीट हो गया साथियों। अब माइनर 5 कंप्लीट होगा आज, उसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे जल्दी साथियों। मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये पेपर मैंने थोड़ा सा लेट करवा रहा हूँ, आगे से मैं इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।